अच्छा जी, क्विकली जरा पहले रीड करते हैं सवाल को। जो तरीकाकार हमने फॉलो करना है वो क्या होगा कि आप जो न्यूमेरिकल के लिए जो फर्स्ट पेज होगा उसको छोड़ दें, वहां पे आपने अपना खूबसूरत सा आंसर प्रेजेंट करना होगा और आप अपनी एक वर्किंग बना लेंगे। और इस वर्किंग में हमने पहले वर्कआउट करना होता है आउटपुट टैक्स। ये जो आउटपुट टैक्स है ये वर्कआउट करने के लिए आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई चाहिए, आपको रेट ऑफ सेल्स टैक्स चाहिए और फिर आपको सेल्स टैक्स चाहिए। ठीक है जी। जो सप्लाईज हैं वो हमारे पास एक एग्जेम्प्ट है और दूसरी टैक्सेबल है। जो टैक्सेबल सप्लाईज हैं वो जीरो रेटेड है। वो हमने उसको दो कैटेगरीज में किया हुआ है कि एक जीरो रेटेड है और बाकी दूसरी हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक आपको स्पेसिफिक का भी कॉलम बनवाता हूँ, जो मैं रफ जो आपके साथ पहले शेयर किए हुए वर्किंग वर्किंग उसमें एक स्पेसिफिक सेल्स टैक्स यहाँ पे होगा और दूसरा जो रेजिडुअल होगा, रेजिडुअल सप्लाईज। ठीक है। सो वैल्यू ऑफ सप्लाई, सप्लाईज हमारी एग्जाम्प्ट होगी और टैक्सेबल, टैक्सेबल सप्लाईज फिर आगे इन तीन कैटेगरीज में है मेरे पास। रेट ऑफ सेल्स टैक्स ये हम देख लेंगे क्या हमारे पास बनता है, वो फिर जो भी हम वैल्यू ऑफ सप्लाई बनाएंगे उससे मल्टीप्लाई करके आगे सेल्स टैक्स वर्कआउट हो जाएगा। सेल्स टैक्स का कुछ पोर्शन जो है वो एग्जाम्प्ट सप्लाईज के लिए इस्तेमाल हुआ होगा जो कि ज़ाया हो जाएगा, कुछ जीरो रेटेड के लिए होगा जो कि हमें रिफंड होगा, कुछ रेजिडुअल के लिए होगा जिसको हम डेफिनेटली एडजस्ट करेंगे, कुछ जो है वो स्पेसिफिक होगा और कुछ फिक्स एसेट्स फर्दर टैक्स होगा और फिक्स एसेट्स का होगा। इसको थोड़ा सा, मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, इसको थोड़ा सा स्क्वीज कर लेते हैं। अच्छा जी, अब जरा सवाल देखें। एम ए इज रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड इज एंगेज्ड in business of manufacturing and supplying of various consumer goods. Following information from MA's records for the month is available. मैं जरा ये वाला आइटम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ क्योंकि बाद सिचुएशन में मैन्युफैक्चरिंग के वर्ड की हमें जरूरत पड़ जाएगी। सो कुछ परचेजेस बताई हुई हैं और कुछ सेल्स बताई हुई हैं। तो हम सेल्स का हिसाब पहले देख लेते हैं कि क्या है। टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन 17% से सेल्स टैक्स चार्ज होगा। टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन 17% से सेल्स टैक्स और 3% से फर्दर टैक्स। एग्जाम्ड गुड्स टू लोकल अनरजिस्टर्ड पर्सन, सो एग्जाम्ड आइटम है तो इसके ऊपर तो सेल्स टैक्स चार्ज ही नहीं होना, ये सेल्स टैक्स की डोमेन से बाहर है। एक्सपोर्ट ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू यूएई जीरो रेटेड। एक्सपोर्ट ऑफ एग्जाम्ड गुड्स टू यूएई जीरो रेटेड। सो एक्सपोर्ट जो भी आइटम हो जाएगा वो जीरो रेटेड की कैटेगरी में चला जाएगा। ओके जी। सो अब अगर मैं ये अभी जो ये इस वक्त जो मैं कॉन्सेप्ट की वर्किंग बना रहा हूँ ना, ये थोड़ी सी रफ हो सकती है ताकि आइडिया आपको सही कन्वे हो। ठीक है। सो आप ये ना समझें कि एग्जाम में भी इस तरह का आपने सॉल्व करना है, ये सिर्फ आइडिया एक्सप्लेन करने के लिए। तो मेरे पास जो टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन है 86,50,000 की, उसको मैं लिखूंगा कहाँ पे? जो भी टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन वो एक्चुअली यहाँ पे आएंगी 86,50,000 की। उसके बाद टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को मैं सेल कर रहा हूँ वो भी इधर ही आएंगी, लेकिन उसके ऊपर टैक्स थोड़ा सा डिफरेंट होगा 15,60,000 का। तो ये 15,60,000 भी इधर ही आएगा।
सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे मैं 17% सेल्स टैक्स ले रहा हूँ और यहाँ पे 17% सेल्स टैक्स और 3% फर्दर टैक्स भी चार्ज करूंगा इसको। एग्जाम्ड गुड्स टू लोकल अनरजिस्टर्ड पर्सन 17,40,000। तो ये एग्जाम्ड गुड्स हैं, तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 17,40,000 एग्जाम्ड के कॉलम में, और इसके ऊपर किसी किस्म का सेल्स टैक्स मैंने चार्ज नहीं करना। एक्सपोर्ट्स टू यूएई 13 लाख और 19 लाख। ये जो एक्सपोर्ट्स हैं ये सारी की सारी जीरो रेटेड हैं, 13 लाख और 19 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका नॉमेनक्लेचर लिख सकते हैं कि ये एक्सपोर्ट्स हैं, ये एग्जाम्ड गुड्स हैं, ये टू रजिस्टर्ड पर्सन है, टू अनरजिस्टर्ड पर्सन है। ठीक है, तो अब अगर इन फिगर्स में किसी भी किस्म की कोई एडजस्टमेंट होगी तो हम उसको फिर वर्किंग उसकी एक अलहदा से बना लेंगे, हम इस फिगर को एज इट इज प्रोसेस नहीं करेंगे। सो हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आ जाते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या बताएगी? टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। तो ये तो बात हो रही किस चीज की? परचेज की। टैक्सेबल गुड्स सप्लाइड टू unregistered persons include goods worth 3,20,000 which was sold to customer who did not provide CNIC or NTN details. These goods were purchased from registered supplier for 2,75,000 during August 2021. तो कॉन्सेप्ट जरा, अच्छा ऐसा करता हूँ मैं ना, पहले फिगर वर्क बनाने से पहले जरा ये ऊपर जो फिगर्स आ रही है इनका जल्दी से एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ कि किसके ऊपर कौन सी प्रोविजन ऑफ लॉ हमने लगानी है। ठीक है, तो परचेज भी देख लेते हैं। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, इस पे हमें 17% सेल्स टैक्स चार्ज हुआ होगा। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसने हमें कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं किया होगा अनरजिस्टर्ड पर्सन ने। और एग्जाम्प्ट गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसने भी हमें कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं किया होगा। तो इसका मतलब इन तीन फिगर्स में जो मेरे काम की फिगर है वो सिर्फ और सिर्फ पहले वाली है, 4.96 मिलियन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन बताया हुआ है, यानी कि ये वाली जो टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन है इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स बता रहा है वो। तो वो एडजस्टमेंट्स क्या है कि मटेरियल वर्थ 2,96,000 विच वर एक्सक्लूसिवली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एग्जाम्प्ट सप्लाईज। अब जो मेरे पास टोटल 4,96,000 है जो कि मैंने रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा है, तो यहाँ पे मैं नीचे परचेजेस को अब लिखना शुरू करता हूँ कि जो मेरा इनपुट टैक्स होगा तो मेरा जो इनपुट टैक्स होगा उसमें सबसे पहले मेरे पास कौन सा आइटम आ रहा है? परचेजेस टू, ये वो किसी, ये ब्लू कलर से किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होती है कोई, वो कलर ब्लाइंडनेस वाला जो इश्यू है? मतलब नजर तो आता है ना लिखा हुआ। ओके, so purchase from unregistered, sorry, registered person। तो ये कितना फिगर देखो तो कितना लिखा हुआ है? 4,96,000,000। सो 4,96,000,000 ये मैंने परचेज किया है रजिस्टर्ड पर्सन से, और इसके बारे में पहली इंफॉर्मेशन मुझे ये बता रहा है कि मटेरियल्स वर्थ 2,96,000 विच वर एक्सक्लूसिवली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एग्जाम्प्ट सप्लाईज। तो अब इसका मतलब इस आइटम के अंदर 2,96,000 का सामान ऐसा है जो सिर्फ किधर इस्तेमाल हो रहा है? एग्जाम। तो मैं अगर इसको इस तरह कर दूं कि अपनी याददाश्त के लिए कि ये एग्जाम सप्लाईज के नीचे इसको लिख देता हूँ कि सिर्फ 2,96,000 सिर्फ इसके लिए इस्तेमाल हुआ, और इसमें से इसको क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, ताकि मेरे पास वो आइटम आ जाए जिसको मैंने सबके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, उसके बाद मटेरियल्स वर्थ 6,75,000 विच वर एक्सक्लूसिवली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट रिलेटेड गुड्स। 6,75,000 सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट यानी कि इसके लिए इस्तेमाल हुआ है। तो इसका मतलब 6,75,000 सबके लिए इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि सिर्फ इसके लिए इस्तेमाल हुआ। उसके बाद गुड्स वर्थ 1.5 लाख विच वर परचेज इन कैश फ्रॉम द सप्लायर। कैश में अगर परचेज करें तो कोई गुनाह तो नहीं है? तो वो गुनाह क्या है जी, वो देख लें। तो इन्होंने कहा कि अमाउंट अबव 50,000 पेड अदर देन थ्रू क्रॉस चेक, तो इनपुट टैक्स इंस्पेक्टर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज
नॉट अलाउड। तो ये कितनी पेमेंट मैं कर रहा हूँ यहाँ इस सिनेरियो के अंदर? 1.5 लाख रुपए। तो इसका 1.5 लाख रुपए का तो इनपुट टैक्स क्लेम ही नहीं हो सकता। तो सीधा सीधा इसका क्या इम्पैक्ट निकाल लेंगे कि यहाँ पे हम 1.5 लाख को माइनस कर देते हैं, क्योंकि इसका तो इनपुट टैक्स हम ले ही नहीं सकते। उसके बाद 500 किलोग्राम ऑफ टी परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 3,60,000 इन 1 kg पैकिंग कवर्ड अंडर थर्ड स्केड्यूल। रिटेल प्राइस ऑफ टी पर kg इज ₹900। By end of August 2021, 300 किलोग्राम वर सप्लाइड टू अनरजिस्टर्ड होलसेलर एट अ प्राइस ऑफ 7,90,000 पर किलोग्राम। अच्छा जी, अब यहाँ पे जब थर्ड स्केड्यूल आइटम आ गया ना जी, प्राइस ऑफ 790 पर किलोग्राम, अच्छा 790, सॉरी 790 पर किलोग्राम। ओके, सो अब जहाँ पे हमारे पास थर्ड स्केड्यूल आइटम आ गया, तो पहले कॉन्सेप्ट उसका क्या है वो समझना पड़ेगा आपको कि थर्ड स्केड्यूल आइटम के केस में अगर कोई चीज आपने, अगर कोई आइटम थर्ड स्केड्यूल का है तो उसके केस में आप क्या करते हो? आप करते ये हो कि उसको परचेज करते हो 100 रुपए से और उसको सेल कर देते हो लेट से 150 रुपए से। आपका प्रॉफिट मार्जिन आ गया 50 रुपए का। लेकिन जो जब खरीदोगे तो इसके अंदर कुछ सेल्स टैक्स शामिल होगा ना, वो कितना होगा? वो उसके लिए देखना पड़ेगा इस आइटम की रिटेल प्राइस क्या है। तो लेट से इसकी रिटेल प्राइस 200 है, कुछ भी हो सकती है, जो भी है। तो जो भी रिटेल प्राइस है उसके ऊपर 17% से सेल्स टैक्स कैलकुलेट होगा। तो इसका मतलब जब आप खरीदेंगे तो 100 रुपए का आइटम होगा, लेकिन सेल्स टैक्स 17% किससे मल्टीप्लाई होगा? 200 से। तो ये कितना बनेगा? 34। तो ये आपने कितने का खरीदा होगा? 134 का। और जब आप बेचने लगेंगे तो अगेन सेल्स टैक्स किस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा? 200 पे ही। तो इसका मतलब 34 रुपए इसमें सेल्स टैक्स होगा। तो ये बेचोगे आप कितने का? 184 का। ठीक है जी। और जब सेल्स टैक्स का हिसाब बनाएंगे तो आप बताएंगे कि जी मेरा आउटपुट टैक्स कितना है? आउटपुट टैक्स इज 34। और मेरा इनपुट टैक्स कितना है? 34। तो थर्ड स्केड्यूल आइटम्स का फीचर ये है कि न्यूमेरिकली इनके जो सेल्स टैक्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स बराबर होते हैं। लेकिन अगर आपने जितना सामान खरीदा सारा बेचा ही नहीं तो फिर डिफरेंस आ सकता है। यानी फर्ज करेंगे ये आपने जो सामान खरीदा था इसका आधा आपने सेल किया है, तो फिर न्यूमेरिक डिफरेंस आ सकता है उसमें। ठीक है। तो लेकिन सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन हमेशा रिटेल प्राइस की बेस के ऊपर होगी। तो अब यहाँ पे भी कुछ इसी किस्म की सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। तो ये कह रहा है जी कि टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड 500 किलोग्राम ऑफ टी परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 3,60,000। तो आपने 3,60,000 की टी परचेज की है, ठीक है जी। और 1 किलोग्राम पैकिंग में है जो कि थर्ड स्केड्यूल में कवर्ड है। रिटेल प्राइस इज 900। ठीक है जी। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जरा यहाँ पे थोड़ी सी एक वर्किंग देखो कि आपने एक आइटम कितना परचेज किया? 3,60,000 रुपए का। कितने किलोग्राम्स है? 500 किलोग्राम। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 500 से तो कितना आ जाता है? 720 रुपीज पर केजी। ये आपने खरीदा है इसको, ठीक है। और लेकिन इसकी रिटेल प्राइस कितनी है? रिटेल प्राइस इज 900 रुपीज पर केजी। उसके बाद बाय एंड ऑफ अगस्त 2021 300 किलोग्राम वर सप्लाइड टू अनरजिस्टर्ड होलसेलर एट अ प्राइस ऑफ 790 पर केजी। तो आपने कितना? 300 किलोग्राम सेल कर दिया, कितनी वैल्यू के ऊपर? 790 के हिसाब से। ठीक है। तो ये इसको जरा कैलकुलेट करें। थ्री हंड्रेड इंटू 790, मैं अपना कैलकुलेटर निकालूं। 237,000। तो ये आपने खरीदा था 3,60,000 का, और इसमें से कुछ आपने बेच दिया। 500 किलोग्राम आपने बाय किया था, और कितना आपने सेल कर दिया? 300। सो 300 किलोग्राम्स आपने सेल कर दिया। सो ये एक हमने इसको ओपन कर दिया सिचुएशन को कि ये सूरत हाल। ना अब सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन किस तरह से होगी? तो जिस वक्त आपने इनपुट टैक्स बनाना होगा तो आप देखोगे कि आपने कितना बाय किया है? 500 kg। और प्राइस क्या लेंगे आप?
जो रिटेल प्राइस है, ठीक है। और ये जो जवाब बनेगा इसके ऊपर आप कैलकुलेट करेंगे 17% से सेल्स टैक्स। ठीक हो गया। तो ये कैलकुलेशन बनाओ जरा, कितनी बनती है? 76,500। तो ये इनपुट टैक्स बनता है। और जो आपने सेल किया है उसके ऊपर मैं अब आउटपुट टैक्स बनाने लगा हूँ। कितना आइटम आपने सेल कर दिया? 300। और प्राइस कौन सी लेंगे? 900, रिटेल प्राइस ही। और 17% से कैलकुलेशन बनाएंगे। हाँ, 45,900। ठीक हो गई। तो ये मेरा आउटपुट टैक्स है और ये मेरा इनपुट टैक्स है। अगला सवाल ये है कि ये जो मैंने सेल किया है, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया है, तो क्या मैंने इस पे फर्दर टैक्स चार्ज करना है? अनरजिस्टर्ड पर्सन को, है ना? हाँ। तो रिटेल आइटम्स, थर्ड कैजुअल आइटम्स पे होता है फर्दर टैक्स चार्ज? नहीं होता। तो 3% का जो फर्दर टैक्स है वो हमने चार्ज नहीं करना। उससे अगला सवाल ये है कि अगर मैंने ये सेल किया है किसको? अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो क्या मेरी जो ऊपर टैक्स, ये जो ऊपर लिखा हुआ है मैंने, टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन 15,60,000, क्या इसमें ये शामिल है या नहीं है? जी, कैसे पता चला आपको? हम्म। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि ये क्लियरली मेंशन नहीं है ना। द पॉइंट इज कि ये क्लियरली, ये आपको क्या बता रहा है? टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड। ठीक है। तो अब ये क्लियरली मेंशन नहीं कर रहा कि ये क्या है, कि क्या ये ऊपर जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल हुई है उसमें शामिल है या नहीं है। ठीक है। अगर आगे पढ़ लेते हैं सवाल, हो सकता है आगे कहीं क्लैरिफिकेशन आ जाए। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपको ये स्पेसिफाई करना चाहिए कि मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ, कि अगर ये उसमें शामिल है, अगर तो ये उसमें शामिल है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं शामिल तो मुझे एक अलग से आइटम शो करना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि आप इसको कह दें कि ये उसके अंदर शामिल ही है। अच्छा, अगर मैं एज्यूम करता हूँ कि ये उसके अंदर शामिल है, तो फिर इसका मतलब ये है कि जो मेरी सेल्स है, जो सेल्स है वो देखें जरा, कितनी बन रही थी? 2,37,000। ये है ना मेरी सेल्स। वो एक्चुअली 2,37,000 नहीं होनी चाहिए, बल्कि कितनी होनी चाहिए? 2,70,000 होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ कि 2,37,000 मेरी सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन में ये शामिल है, तो फिर 2,37 वहां से निकालूंगा और 2,70 उसमें ऐड करूंगा। और अगर मैं कहता हूँ कि ये उसमें शामिल नहीं है, तो फिर मैं अलहदा से एक सेल्स दिखाऊंगा, कितने की? 2,70,000 की, राइट? ओके, सो जो मेरी सेल्स है टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो हमने सेल की 15,60,000, तो मैं इसका एक वर्किंग नोट बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। सो आई एम मेकिंग सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। बोथ द assumptions वुड बी करेक्ट। 15,60,000, या तो आप इसमें जमा कर दो 2,70,000 की सेल। ठीक है। या फिर आप 15,60,000 में से पहले माइनस कर दो 2,37,000, और फिर ऐड कर दो 2,70,000। बोथ आर करेक्ट, बट यू स्पेसिफाइड क्लियरली कि आपने क्या assumption दिया। अच्छा, अब लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि 3,60,000 ये शामिल है किसमें? टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। सो जो मेरी ये वाली फिगर थी, कौन सी वाली? ये जो मैं लिखा फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, इसमें तो शामिल है ना? तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा 2,00,000। कितना था परचेज की वैल्यू? परचेज का वैल्यू है 3,60,000 था ना? परचेज की वैल्यू 3,60,000 है, ये देखें ना, ये लिखी हुई है 3,60,000। ठीक है। तो 3,60,000 मैं निकालूंगा, इसमें से माइनस करूंगा, और कितना जमा करूंगा? 4,50,000 जमा कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं 3,60,000 माइनस कर रहा हूँ और 4,50,000 ऐड कर रहा हूँ। ठीक हो गई जी बात। अच्छा, अब ये जो 4,50,000 मैंने ऐड किया है,
ये किधर फॉल करेगा? क्या ये इसको भी मुझे अपॉर्शन करना है? जीरो रेटेड, रेजिडुअल, स्पेसिफिक नहीं ना करना। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ये 4,50,000 सिर्फ और सिर्फ कौन सा आइटम है? ये वाला। ठीक है, तो हम इसको यहां से, क्योंकि मैंने एक्चुअली उस फिगर पे पहुंचना है जिसको फिर मैंने अपॉर्शन करना है सबके दरमियान। ठीक है, तो ये तो स्पेसिफिकली ये आइटम है, ना ये जीरो रेटेड के लिए इस्तेमाल हुआ है, ना ये एग्जाम्प्ट के लिए इस्तेमाल हुआ है। ओके, सो आगे चलते हैं। टैक्सेबल गुड्स सप्लाइड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड गुड्स 3,20,000 which were sold to a customer who did not provide his CNIC or NTN details. तो अब आपके टैक्सेबल गुड्स सप्लाइड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, किस फिगर की बात हो रही है जरा ये बताएं। 15,60,000 की। ठीक है, तो 15,60,000 की बात हो रही है, इसका मैं वर्किंग नोट ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, तो लेट्स से कि हम कहते हैं कि हमने ये वाला एजम्पशन लिया हुआ था। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे कि जो सवाल ये कह रहे हैं आपको कि आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड 3,20,000 which was sold to a customer who did not provide CNIC और डिटेल्स। तो 3,20,000 का सामान ऐसा है जिसके लिए आपके पास CNIC या NTN अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी, आपने एक ऐसे पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर दिया है। These goods were purchased from registered supplier for 2,75,000। ये सामान आपने खरीदा कितने का था? 2,75,000। ठीक है, खरीदा 2,75,000 का, बेच दिया 3,20,000 का। दोनों में से जो भी एजम्पशन आप ले रहे हैं, 1 या 2, दोनों सूरतों में 3,20,000 रुपए ये वो सामान है जो आपने जिसका CNIC अवेलेबल नहीं है, और ये 15,60,000 में शामिल है। शामिल है ना? ठीक है, अब जरा पहले ये डिस्कस करते हैं कि प्रोविजन ऑफ लॉ कौन सी है जिसके ऊपर लगेगी। तो प्रोविजन ऑफ लॉ ये लगनी है कि आपने ये चीज पढ़ी कि टैक्स क्रेडिट्स नॉट अलाउड, और टैक्स क्रेडिट्स नॉट अलाउड में क्या लिखा हुआ है? CNIC से मुतल्लिक कोई बात लिखी हुई थी? क्या थी? हाँ, गुड्स परचेज्ड which were attributable to supplies made to unregistered person on pro rata basis for which sales invoice do not bear CNIC NTN of the recipient। मतलब क्या था इस सेंटेंस का कि अगर आपने कोई सामान किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचा और उसका शनाख्ती कार्ड नंबर और NTN नंबर इनवॉइस पे ना लिखा, तो उस सामान का जो इनपुट टैक्स है वो क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है जी, क्या प्रोविजन ऑफ लॉ क्या है? अभी सवाल में जो लिखा है उसको छोड़ दें, प्रोविजन ऑफ लॉ पहले अंडरस्टैंड करेंगे। लॉ क्या कह रहा है? लॉ ये कह रहा है कि अगर आपने कोई सामान अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचा और अपनी इनवॉइस के ऊपर उसका शनाख्ती कार्ड नंबर या NTN ना लिखा, तो उसका जो इनपुट टैक्स है वो क्या होगा? टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो बेचा है उसका आउटपुट टैक्स के बारे में तो कुछ नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि आपने जो खरीदा है सामान उसका इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। तो अब इससे मैं नतीजा क्या निकाल रहा हूँ? नतीजा ये निकाल रहा हूँ कि जो सामान मैंने खरीदा है उसका इनपुट मुझे अलाउड नहीं होगा, ये नतीजा। तो जो शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं लिखा उससे आउटपुट टैक्स के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? नो। आउटपुट टैक्स तो आपने उससे लिया है और आपने FBR को जमा कराना है। ठीक है, तो CNIC और NTN नंबर ये जो 3,20,000 है, ये 3,20,000, पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि 3,20,000 क्या मेरी सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन में शामिल है? 3,20,000 उसमें शामिल है। ठीक है, इसका मतलब 15,60,000 में शामिल है। तो अगर शामिल है तो मुझे इसकी कोई एडजस्टमेंट देने की जरूरत है? यहाँ पे इसका आउटपुट टैक्स पे तो कोई इंपैक्ट ही नहीं है, तो मुझे इसकी कोई एडजस्टमेंट देने की जरूरत नहीं है। मुझे एक्चुअली करना क्या है कि जो मैंने सामान खरीदा है, मैंने खरीदा किससे होगा? ये अनरजिस्टर्ड से कि रजिस्टर्ड से? These goods are purchased from registered supplier for 2,75,000। ठीक है जी, तो 2,75,000 का अब जो इनपुट टैक्स है वो क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि 2,75,000 का इनपुट टैक्स मुझे डिसअलाउ हो जाएगा, ये मैं इनपुट टैक्स नहीं ले सकूंगा।
अगली इंफॉर्मेशन, फॉलोइंग फिक्स्ड एसेट्स वर परचेज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त 2021। तो दो मशीनें आपने परचेज की हैं जी, मशीन ए और मशीन बी और फर्नीचर एंड फिटिंग। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मशीन ए और बी। ए मशीन कितने की खरीदी आपने? 20 लाख और बी 30 लाख की। ठीक है जी। और इसके अलावा आपने फर्नीचर एंड फिटिंग्स भी खरीदा जो कि आपने ऑफिस में रखना है। तो फर्नीचर फिटिंग्स के बारे में तो कुछ याद है ना आपको, सेल्स टैक्स की प्रोविजन। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन थी, मैंने आपको खास तौर पर हाईलाइट करवाई थी कि टैक्स क्रेडिट्स नॉट अलाउड, जिस वक्त आप पढ़ेंगे तो उसमें एक आइटम लिखा हुआ है क्या, फर्नीचर एंड फर्निशिंग्स। इसी तरह ऑफिस इक्विपमेंट्स, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर पे इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। तो नॉट अलाउड में फर्नीचर एंड फर्निशिंग्स आ रहा है। तो इसका मतलब इसका तो मेरी सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं होना चाहिए, मैंने इसका तो इनपुट टैक्स क्लेम ही नहीं करना। अलबत्ता 2 मिलियन और 3 मिलियन टू एंश्योर द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ पैकिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो ये 2 मिलियन का ताल्लुक तो सिर्फ किसके साथ है, एक्सपोर्ट्स के साथ। तो इसका मतलब ये है कि इसको भी एलोकेट करने की मुझे जरूरत पेश नहीं आएगी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये जो जीरो रेटेड आइटम्स चल रहे हैं इसका तो ताल्लुक है ही इसके साथ सिर्फ। और जो दूसरी मशीन है उस वो क्या करती है, वो मशीन टू मैन्युफैक्चर टैक्सेबल लोकल एज वेल एज एग्जेम्प्ट लोकल गुड्स। ये लोकल गुड्स के लिए है, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। तो इसका मतलब इसका एक्सपोर्ट से ताल्लुक नहीं है, बल्कि एग्जेम्प्ट गुड्स के साथ ताल्लुक है मशीन बी का, इसके साथ ताल्लुक है, और रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो आपने सेल की इसके साथ ताल्लुक है। तो ये मशीन तो इन दो कामों के लिए इस्तेमाल होती है। आगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 959,450 was paid in cash. The bill was inclusive of sales tax of 1,54,250। सेल्स टैक्स तो हम ठीक है पोर्शन कर लेंगे, लेकिन ये जो हमने कैश में पे कर दिया ये 50,000 से ज्यादा की पेमेंट है, ये एक्सेप्शंस में आती है। तो एक्सेप्शंस में आता है कि यूटिलिटी बिल्स जो है वो आप पे कर सकते हो कैश में 50,000 से ज्यादा भी। तो इसका मतलब ये तो हमने कोई ऐसी गुनाह नहीं किया। 1,54,250 का सेल्स टैक्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जो सेल्स टैक्स है 1,54,000 कितना था, 1,54,250, ये तो मैं बिल्कुल यूज कर सकता हूँ। उसके बाद सेल्स टैक्स क्रेडिट ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट मंथ। ये जो ब्रॉड फॉरवर्ड सेल्स टैक्स है ये हमें पता है इसका क्या यूज है, अभी देख लेते हैं। इनपुट टैक्स ऑफ रुपीज 1,86,000 pertaining to purchases made on 1 फरवरी 2021 was inadvertently remain unclaimed 180 डेज या सब्सिक्वेंट 6 मंथ। सब्सिक्वेंट 6 मंथ अगर किसी परचेज का इनपुट टैक्स क्लेम करने से रह जाए, 1,86,000 का है लेकिन इनपुट टैक्स बताया हुआ है इसने 1,86,000 का, ये आप अगर क्लेम करने से रह गए तो फिर क्या होगा, उसको सब्सिक्वेंट से फरवरी के मंथ का था ये, तो सब्सिक्वेंट 6 मंथ कहाँ से स्टार्ट होंगे, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त 2021 तक हम किस मंथ की कैलकुलेशन बना रहे हैं, तो आखिरी महीना है, याद आ गया, अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये सेल्स टैक्स कितना है, 1,86,000, ये मैं बिल्कुल क्लेम कर सकता हूँ। सो 1,86,000 ओमिटेड सेल्स टैक्स, इसको 17% करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी ये सेल्स टैक्स है, इसको भी 17% करने की जरूरत नहीं है। बाकी वैल्यू ऑफ सप्लाईज है उनको करेंगे 17%। अच्छा जी, अब ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स भी है हमारे पास, वो कितना है, 11,37,580। तो 11,37,580 ये मेरा ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स है। चलो जी, अब जरा इसके इसके साथ दो दो हाथ करते हैं सवाल के साथ। इंफॉर्मेशन हमारे पास अब इकट्ठी हो गई भी है। रजिस्टर्ड पर्सन को सेल में कोई एडजस्टमेंट थी, एक जो फर्दर आगे वर्किंग बनी है वो सिर्फ इसी की बनी है ना, अनरजिस्टर्ड पर्सन वाले की, जो आगे वर्किंग बनी है ये 1560 की बनी है ना सिर्फ। ठीक है जी। सो जो रजिस्टर्ड पर्सन को सेल है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो इसका 17% बनाए जरा, सेल्स टैक्स कितना बनता है? 8650,000 17%। 14,147,500। उसके बाद 15,60,000, इसमें कुछ एडजस्टमेंट हमने बनाई थी, और वो एडजस्टमेंट अगर आप ये वाला स्कीम फॉलो कर रहे हो या ये वाला फॉलो कर रहे हो, डिपेंड्स ऑन। एक सेकंड के लिए मैं जरा देख लूं आई कैप ने क्या एजम्पशन लिया हुआ है, ताकि हम वी मे रिमेन क्लोज टू व्हाट आई कैप हैज डन। हाँ, 15,60,000। हाँ, 33,000 से बढ़ा रहे हैं ना, तो इसका मतलब कि ये वाला वो फॉलो कर रहे हैं ना। ठीक है, तो ठीक है, विल गो बाय दिस assumption। जस्ट क्लैरिफाइड, दोनों चल सकते हैं, आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम है, आप किसी भी रास्ते पे जा सकते हैं। तो इसको अगर करें, टोटल कितना बनता है? 15। सो ये है टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, 1593,000, इसको मैं बोल देता हूँ ये मेरी वर्किंग टू है, 1593,000। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1593,000। ठीक है, सो इट्स कमिंग फ्रॉम वर्किंग टू। बनाए इसका 17%। लेकिन 3% उस पर नहीं लगाना हमने। ठीक है, तो इसका मतलब हम 1593,000, जब 3% लगाना होगा, तो हमें एक और काम करना पड़ेगा, वो ये कि 1593,000 इसमें से माइनस कर देंगे हम। ये हम क्या कर रहे हैं, ये बाकियों को भी समझ आना चाहिए कि ये 2,70,000 हमने अब इसमें जमा कर दिया था ना। तो ये 270 क्या था? थर्ड स्केड्यूल आइटम था, ऐसे ही है ना। तो थर्ड स्केड्यूल आइटम के ऊपर फर्दर टैक्स नहीं लगाना। तो इसका मतलब 2,70,000 में 15,60 में से निकाल के फिर फर्दर टैक्स लगाऊंगा। ठीक है, तो ये जो बनेगा, इसको 3% करेंगे तो कितना आएगा? तो फर्दर टैक्स इज 39,690। ठीक है जी। एक्सपोर्ट जो आइटम एग्जाम्ड गुड्स जो है उसके केस में कोई भी यहाँ पे सेल्स टैक्स नहीं बना रहे हम, और एक्सपोर्ट्स के केस में 2 दफा जीरो आएगा। ठीक हो गया जी। तो अब हम यहाँ पे ये काम करेंगे कि ये जो हमने वैल्यू ऑफ सप्लाईज ली है, इसका टोटल बना लेते हैं, और साथ में इधर अपने आउटपुट टैक्स का भी टोटल बना लेते हैं। करें जी जरा टोटल। तो ये तो हो गया 17,40,000 एग्जाम्ड गुड्स। ये कितना हो गया? 9, 10, 11, 12, 32 लैक्स। और ये कितना हो? 000। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जीरो है। ये फर्दर टैक्स हो गया 39,690। इसको करें टोटल, 17,310। अच्छा जी, आगे चलते हैं अब जरा। अब मेरे पास परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन वो बच गई है कि जिसके बारे में सवाल में कुछ नहीं बताया हुआ कि ये किस लिए इस्तेमाल हुई। ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे आप, इसका जरा ऊपर से टोटल बनाएं, यानी कि 49,60,000 यहाँ से शुरू करें, सारी फिगर्स को ऐड लेस करते जाएं।
36,54,000। दो बंदे कर लो यार कैलकुलेशन, गलत ना हो। यही आता है, ओके। अब ये जो आइटम है इसके ऊपर 17% आपने सेल्स टैक्स पे किया था, 2,96,000। लेकिन ये किस लिए इस्तेमाल हुआ है? एग्जाम्प्ट गुड्स के लिए। तो इसका तो जो भी इनपुट टैक्स है उसका कोई फायदा ही नहीं होना, वो आप क्लेम नहीं कर सकते। 6,75,000 ये किस लिए इस्तेमाल हुआ? एक्सपोर्ट के लिए। तो इसका तो रिफंड बनेगा। तो 17% बनाए 6,75 का, 1,14,500, 1,14,750, ये तो रिफंड होगा। उसके बाद 4.5 लाख रुपए जो था ये सिर्फ इसके लिए था, तो इसका 17% बनाए। 76,500। तो ये मैं अपने रेलिवेंट कॉलम में लिख रहा हूँ इसको नीचे। उसके बाद ये जीरो रेटेड, सॉरी, मशीन ए ने इस्तेमाल हुई थी किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ जीरो रेटेड के लिए। तो इसका तो रिफंड बन जाएगा 17% से कितना? 3,40,000। ये तो हो जाएगा रिफंड। और ये जो 3 मिलियन है ये दो मकासद के लिए इस्तेमाल हुआ है। एक किसके लिए? एग्जाम्प्ट के लिए, और दूसरा एग्जाम्प्ट के लिए, और दूसरा किसके लिए हुआ है? इसके लिए। ठीक है जी। तो ये वाला तो बिल्कुल एडजस्ट होगा, और जो एग्जाम्प्ट के लिए हुआ है वो तो जाया हो जाना। ठीक है। लेकिन इस 3 मिलियन को हमें इन दो फिगर्स के दरमियान क्या करना पड़ेगा? अपॉर्शन करना पड़ेगा। तो वो अपॉर्शन करने के लिए हम कैलकुलेशन किस तरह से बनाएंगे? हम कैलकुलेशन इस तरह से बनाएंगे कि हम 3 मिलियन को, मैं इसको डिफरेंट कलर से कर देता हूँ। सो 3 मिलियन, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस फिगर के साथ 1,02,43,000, और डिवाइड कर देंगे 1,02,43,000 प्लस, हाँ वो भी ठीक है, वो आप बल्कि एक स्टेप बचा लेंगे 17% से मल्टीप्लाई करने वाला, बिल्कुल ठीक है। 1,02,43,000 और 17,40,000। बिल्कुल मैथमेटिकली आप ठीक करें। ये जितनी वर्किंग हम बना रहे हैं ये कोई लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना एग्जामिनर को ये वर्किंग इस तरह से चाहिए है। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए है। आप ये कर सकते हैं कि 3 मिलियन, इसका जो जवाब बने उसको फिर मल्टीप्लाई कर दें किससे? 17% से। बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। तो ये करो जरा इसको सॉल्व। 256,4,3,8,3। ठीक है। तो 256,4,3,8,3। तो ये मशीन बी के साथ आपने सलूक किया, ये वाला कंपोनेंट है, ये 17% से आपने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये अब किधर आ जाएगा? 256, अच्छा ये फिक्स एसेट है। तो इस, हाँ फिक्स एसेट है, इसको मैं अलहदा रखूंगा क्योंकि इस पे 90% की लिमिट नहीं लगनी। तो 256,4,3,8,3। अभी 70% नहीं लगा? अच्छा, तो मैं इस फिगर को यहाँ पे लिख लेता हूँ, 256,4,3,8,3। हाँ 17% लगाए तो क्या बनता है? 4,35,945। तो ये फिक्स एसेट्स का है, इसको हम अलहदा से में रख दिया। अच्छा जी, अब हम ये जो अपनी वर्किंग है, इसको, इस वर्किंग को फिलहाल मैं यहाँ से उठा देता हूँ।
और इसको अलहदा पेज पे ले जाता हूँ ताकि मेरे पास इस पेज पे जगह बच जाए। गायब हो गई। चलो रिकॉर्ड तो हो गई है। आपको पता है ना वर्किंग कैसे बननी थी। अच्छा जी, आगे चलें। नेक्स्ट आइटम कौन सा है जी हमारा? इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर ये सेल्स टैक्स की वैल्यू दी हुई है और ये भी नहीं बताया हुआ कि ये किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये ऊपर तीनों मकासद के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी। ऐसे ही है ना? इसी तरह ये जो ओमिटेड सेल्स टैक्स है, इसके लिए भी नहीं बताया हुआ कि ये किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो ये भी तीनों के लिए हुआ है। और जो ब्रॉड फॉरवर्ड होता है ये सिर्फ और सिर्फ किस कॉलम में जाता है? ये आपके जो आपका ये वाला जो सीक्वेंस सिलसिला चला आ रहा है ना, इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है। सो हम यहाँ पे अब इसको ऐड कर लेते हैं। जो ब्रॉड फॉरवर्ड है 1137580। तो अब ये दो आइटम्स रह गए जी, एक ओमिटेड सेल्स टैक्स और ये वाला। चाहे तो इसको जमा करके कैलकुलेशन बना लें और चाहे तो इसको अलग अलग कर लें। ठीक है। सो दिस इज जस्ट मैथमेटिक्स। तो अगर आप चाहते हैं इसको जमा कर लें तो इसको जमा कर लें। तो ये कितना हो जाता है? 1, नहीं 9 कैसे हो गया? 1,54,250 और 1,86,000। अच्छा, यानी आप ये वाला इसको भी शामिल करें। ठीक है। ठीक है, तो मैं यानी इस फिगर 1, इस फिगर 2 और इस फिगर 3, यानी ये 1 + 2 + 3 ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये कितना बनाया आपने? यार 9 कैसे बन गया? ये 1,54,000 है, ये 1,86,000 है, वो 36 लाख है। हाँ, आपने ये तीन फिगर्स जमा किए हैं और फिर उसका 17% बनाया। हाँ। अच्छा, उसका 17% करके, ओके। तो फिर ओके, तो इसका मतलब आपने ये किया ना, हम ये कर रहे हैं कि 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 17% से और फिर उसमें प्लस कर रहे हैं 2 और फिर प्लस कर रहे हैं 3। हाँ, तो ये हमारे पास क्या बना? 961,430। अब ये चूंकि तीनों के लिए इस्तेमाल हुआ है और इसमें से इसका तो कोई फायदा होना नहीं क्योंकि ये एग्जाम के लिए है। तो अब मैंने दो कंपोनेंट्स इसके लिए कैलकुलेट करने हैं। तो 961,430 इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 32 लाख से और डिवाइड करता हूँ इन तीनों का टोटल। अगर आप करें इन तीनों का टोटल, इन तीनों को अगर जमा करें तो क्या आता है? नहीं, चेक कर लो ना यार, ऐसे नहीं करो। अब मैंने सॉल्व इसलिए पहले नहीं किया, मैंने आपसे ही करवाना है, कैलकुलेशंस आपने देखनी। 15,183,000। तो 15,183,000। 2 लाख। हाँ, नहीं आपने कहा ना इकट्ठा कर दें 17% से, मैं तो उसी तरह ही करता हूँ जैसे मैंने पहले बताया हुआ है, इजी तरीके से। अच्छा, इसका बोलें क्या आया? 2,02,633। ठीक है। ये आपने एक्सपोर्ट्स का निकाला। ठीक है। उसके बाद 961,430 मल्टीप्लाइड बाय 10,243,000
डिवाइड बाय 15183,000 648,615। तो 648,615 किससे ताल्लुक रखता है? ठीक है जी। और 202,633 इससे ताल्लुक, ये रिफंड हो गया। ठीक है जी। ओके जी। सो अब आप जरा टोटल्स बना लें, ये रिफंड का टोटल कर लो। रिफंड की दो फिगर्स हैं, 114,750 और हाँ हाँ ठीक है, तीन फिगर्स है, 1 2 3। 657,383। और यहाँ पे टोटल देखें कितना बन रहा है। ये अब कौन कौन सी फिगर है? ये वाली, ये वाली, ये वाली, इधर भी तीन फिगर्स ही हैं। वन एट सिक्स 2695। इसको कंपेयर करेंगे आप 90% ऑफ आउटपुट टैक्स से। 90% ऑफ आउटपुट टैक्स बनाए, इसका 90% बनाए, 174,131। ये अब 90% बोल रहे हो आप? 15,671,790। तो 90% की वैल्यू जो है वो कम बन रही है। ठीक है, ये ज्यादा बन रहा है, तो इसका जो डिफरेंस होगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ऐसे ही। और जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो पूरा आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं, मतलब एडजस्टमेंट क्लेम कर सकते हैं। तो अब मैं इसका वो बना लूं फाइनल, जो प्रेजेंट जिस तरह से करना है। ठीक है, तो अब जो सबसे पहले आप लिखेंगे आउटपुट टैक्स, जो आपने वर्कआउट किया अभी, कितना वर्कआउट किया? 174,1310। तो 174,1310, इसमें से आप माइनस करेंगे इनपुट टैक्स, वो भी आपने कितना वर्कआउट किया? 1,862,695। 1,862,695। इसको कंपेयर करना होता है आपने 90% ऑफ आउटपुट टैक्स के साथ, 1,567,179। तो इसमें से जो लोअर है वो आप क्लेम कर सकेंगे, दैट इज 1,567,179। तो ये आपका आ गया सेल्स टैक्स पेएबल बिफोर फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो ये कितना आप डिफरेंस अगर आप निकालें तो ये बन जाएगा 1,74,131। ठीक है जी। और इसमें से अब आप माइनस कर सकते हैं जो भी फिक्स्ड एसेट्स का है, 4,35,945। ये फिगर हम कहाँ से ले रहे हैं, ये भी देखते रहते हैं कि फिगर ठीक है कि नहीं, हमारे में चक्कर ना दे रहा हो। 4,35,945। ठीक है, तो ये जो अमाउंट आएगी अब माइनस में आएगा, दिस विल बी कैरिड फॉरवर्ड। ठीक है जी, बताएं कितना आ रहा है? हाँ, कितना? 261,814। इसके अलावा ये जो डिफरेंस था ये भी तो कैरी फॉरवर्ड होगा। टू नाइन डबल फाइव वन सिक्स तो ये भी कैरी फॉरवर्ड हो गया। उसके बाद आपके पास कुछ रिफंड है, किसका? जियो रेटेड का, 657,383। और उसके बाद आपका फर्दर टैक्स है जो आपने एज इट इज पे करना है,
690। सो ये सिर्फ मैं फिगर्स दिखा दूं जहाँ से हम ले रहे हैं। तो ये 3, ये आपने ऊपर जो फर्दर टैक्स लिया हुआ था, और ये फिक्स एसेट्स का है 435945, जो हमने यहाँ पे फिक्स एसेट्स का माइनस किया है। ठीक है, जीरो रेटेड का रिफंड 657,383, ये कहाँ से आया? ये जो जीरो रेटेड के कॉलम का टोटल है 657,383। ओके, सो अब एक जो मैं चीज पॉइंट जो आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि सेल्स टैक्स में ये जो चीज आपने पहले पेज पे बनाई है, ये सारे मार्क्स इसके हैं। पीछे आपका कैलकुलेशन इंजन क्या है, वो आपकी कोई अप्रोच है, आपकी कोई अप्रोच है, आप अपने तरीके से करें। जो अगर किसी ने, जैसे अब किसी बुक का नाम नहीं मैं लेता, आपने जिस भी बुक से पढ़ के जो भी अप्रोच फॉलो किया है, जिस भी टीचर से पढ़ के जो भी अप्रोच फॉलो किया है, असल एंड रिजल्ट ये है जिसके ऊपर आपका फैसला होना है। ठीक है ना? वो अगर डिफर हो रहा है तो फिर इसका मतलब ये है कि कोई एक अप्रोच ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरीके से कैलकुलेशन बनाते हैं या उस तरीके से बनाते हैं कि वो सारे इनपुट टैक्स इकट्ठे करके फिर अपॉर्शनमेंट अलग करके, दैट्स योर चॉइस। जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो आप करेंगे। ये कहीं लॉ में नहीं लिखा हुआ कि इस तरह से बनाओ कैलकुलेशन या उस तरह से बनाओ। ठीक है, लेकिन जो कैलकुलेशन का मैकेनिज्म है वो ये वाला होगा। ठीक हो गया जी? तो यहाँ तक अगर किसी का सवाल है तो, नहीं तो फिर हम एग्जामिनर कमेंट्स देख लेते हैं अब इस सवाल पे। कौन सा? हम्म, इनपुट माइनस करना चाहिए था क्या मतलब? ये 2,75,000 इसकी बात करें? ये थर्ड स्केड्यूल वाला? हाँ, ठीक है। हमने उसको टी वाले को क्या किया था? अच्छा, 76,500 हमने अलहदा से भी लिखा हुआ है, आप ये कह रहे हो? नहीं, साढ़े, ये देखो ना, 4.5 लाख है ना, यही था ना 4.5 लाख। तो इसको तो इधर ही लिखा है सिर्फ, 17% से करके इधर किया है। इस फिगर में 3654 में तो शामिल ही नहीं है। ये 4.5 तो मैंने माइनस कर दिया ना, ये माइनस कर दिया। भाई ये जो 36,54,000 है जिसको मैंने अपोर्शन किया है, इसमें से तो मैं 4.5 लाख निकाल दिया ना। पहले कॉन्सेप्ट पे बात करें ना, फिगर बाद में मिला लेंगे। कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है? आप ये कह रहे हैं कि मैंने ये 4.5 लाख के ऊपर 17% से इनपुट टैक्स ये भी बनाया और फिर इसमें भी अपोर्शन कर दिया? नहीं, इसमें से तो मैंने अलहदा कर दिया था, तो माइनस कर दिया था ना जब अलहदा लिखा था। तो जिस भी फिगर को मैं स्पेसिफिकली लिख रहा हूँ उसको यहाँ से निकालता जा रहा हूँ ताकि वो अपोर्शन ना हो जाए। ठीक है। ओके, अब इस पे जरा एग्जामिनर कमेंट्स देख लेते हैं। और कोई सवाल है किसी का? एनी अदर क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं जो एग्जामिनर ने हाईलाइट किए हैं वो देख लेते हैं। Examiners failed to show that input tax on furniture and fixtures is inadmissible. फर्नीचर एंड फिक्सचर को आपने इनपुट टैक्स इनएडमिसिबल नहीं लिया। इनपुट टैक्स रिलेटेड टू परचेज मेड इन फरवरी वाज इग्नोर्ड, वो हम 6 सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड वाला अप्लाई कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू कंप्यूट इनपुट and output tax, sales tax percentage on third schedule item, that is T, was applied on invoice price instead of retail price. Export of exempt goods to UAE were not treated as zero rated. Refund on account of input tax related to material exclusively used for export items was ignored. ठीक है, उसका रिफंड नहीं बनाया आपने। इनपुट टैक्स ऑन मशीन बी was also allocated to zero rated supplies, जो कि गलत है। फर्दर टैक्स was calculated on supply of tea to unregistered wholesalers, हमने ऐसा नहीं किया। Cost of goods which were sold to customer who did not provide CNIC was considered for claiming input tax, वो input tax claim नहीं होना चाहिए था। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स हैं जो हुई होंगी इस सवाल के वक्त। ठीक है जी, गॉट द आइडिया। चलें अब हम ब्रेक करते हैं थोड़ी सी, 10-15 मिनट की। बाकी 2 क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट किए हैं वो मैंने सॉल्व किए हुए हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर।
तो उसमें हम बस फिगर देखते जाएंगे। ये सिर्फ एक मैं हाथ से इसलिए सॉल्व करना चाहता था कि एक आपको रियलिटी का थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ऑनलाइन पे सिर्फ, चलो ठीक है।